तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे 10th वालों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भाई सबको बड़ा मुश्किल लगता है। इसके न्यूमेरिकल नहीं बनते, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर वाले क्वेश्चन। इस चैप्टर में मैं आपको 50 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, 50 न्यूमेरिकल, उससे भी ज्यादा हो जाएंगे देखना फ्लो के साथ। और ध्यान रखना जितना मैं करा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा। लोगों को लगता है भाई ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है। देखो मैंने 11 12 5-6 साल 7 साल पढ़ा रहा हूँ, है ना, 7 साल हो गए 11 12 पढ़ाते हुए, 10th भी बहुत टाइम पढ़ाया है, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए बड़े बच्चों का खेल है। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा ये तो मजाक हो गया। कोई भी क्वेश्चन छुओगे तुरंत लगेगा, तुरंत कोई भी क्वेश्चन छुओगे तुरंत लगेगा। तुम्हें करना क्या है, ईमानदारी से इस वीडियो को देखना है, लिखना है कि चीज को, और फिर जहां का क्वेश्चन करना कर लो, दुनिया में कहीं का भी क्वेश्चन कर लो। इवन 11th के क्वेश्चन लगा लोगे, तुम 11th के क्वेश्चन करने का लग गया, ऐसा कर दूंगा मैं तुम्हें। बस ईमानदारी से देखना। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो ये मत सोचना यार लंबी वीडियो टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो सब कुछ कराना है तो लंबी भी बन सकती है वीडियो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है क्या नहीं होता है ना, मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूं। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो मजा आएगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेसिकली, कि भाई देखो घर में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप करंट समझते हो, करंट है ना। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज का फ्लो करना। कहीं पर भी चार्ज का फ्लो हो तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ गया, करंट आ गया, है ना। अभी समझना, देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से हीटर, इलेक्ट्रिसिटी से एसी चलता है। भाई कैसे चलता है, तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक मतलब है चार्ज का फ्लो। अब मान लो ये पंखा है, पंखे की पंखड़ी है, किधर एक ये रहा, पंखे की पंखड़ी जो घूम सकती है, तो चार्ज आता है ऐसे मजे में घूमता हुआ, फ्लो करता हुआ आता है। अगर वो फ्लो करता आ रहा है तो उसके पास एनर्जी है। देख मैं हिल रहा हूं तो मेरे पास एनर्जी है, तो चार्ज एनर्जी लेके आता है, तेरे पंखड़ी से टकराता है और ले घूम गया। तो इतना ही सा काम होता है कि चार्ज कुछ नहीं करता, चार्ज एनर्जी लेके आता है और एनर्जी देता है, जिस एनर्जी की वजह से कोई काम होता है। मान ले कि हीटर है, ये हीटर, तो ये गर्म कैसे होगा, तो चार्ज आया एनर्जी लेके और इसको बोला ले भाई तू मेरी एनर्जी ले ले, तो ये गर्म हो गया। बल्ब कैसे चलता है, बल्ब तो चार्ज आता है बैटरी से एनर्जी लेके, या तुम्हारे स्विच से चार्ज एनर्जी लेके आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आता है और उसको दिया, ले बल्ब जल गया, वो एनर्जी से बल्ब जल गया। तो बड़ा आसान है इलेक्ट्रिसिटी को समझना। पर अभी क्या, अभी इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले कुछ नामकरण जान लो। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं चार्ज चार्ज, पर चार्ज होता क्या है सर। तो देख अभी हम नामकरण समझेंगे, नामकरण समझेंगे, नामकरण, ठीक है ना। पता नहीं मैंने कारण लिख दिया, नामकरण होता है, ठीक है। नामकरण यानी बेसिक बात समझेंगे। जैसे मैं बोलता हूं, देख भाई ऐसी बातें बोलता हूं कि 2 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एन एरिया, ये वो, तो आपको पता ही नहीं है कि एरिया क्या होता है, पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता ही नहीं। 2 × 10⁻18 क्या होता है पता ही नहीं है। तो फायदा क्या, मैंने बोला ये होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा ये है, डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस। तुम बोलोगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो वो सब नाम को सीखना पड़ता है। नाम सीखेंगे तभी क्वेश्चन होगा, नाम नहीं सीखा क्वेश्चन नहीं होगा। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो देखो पहला मैं आपको बहुत बेसिक समझाता हूं। देखो मैटर समझना, मैटर क्या, मैटर यानी कोई भी बॉडी। अरे मैं भी तो मैटर ही हूं, मैं क्या हूं, मैं एक मैटर हूं, मैटर। अब मैटर में ना, मैटर की 2 खासियत है। अगर मेरी बॉडी है तो आपको क्या दिखाई देगा, मेरे पास मास है, मास देख मास है, हाँ थोड़ा पतला हूं, दुबला हूं, पर मास तो है। तो मैटर के पास ना मास होता है, क्या होता है, मास। और मैटर के पास एक और चीज होता है जो अब हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, उसको बोलते हैं हम चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। जैसे मास होता है वैसे ही मैटर के पास चार्ज होता है। कैसे, देख तूने पढ़ा होगा कि दुनिया का कोई भी मैटर हो, दुनिया का कोई भी मैटर हो एटम से मिलके बनता है, और एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज। यानी सोच मैं मैटर हूं, तो मैं किससे बना, तो मैं एटम से बना। और एटम किससे बना, तो एटम तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना ना। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनता है एटम, क्या बनता है, एटम। और एटम से बनता है मैटर, मैटर यानी बॉडी, यानी बॉडी। यानी हमने क्या समझा, बॉडी के पास क्या क्या हो सकता है, बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, और सिंपल भाषा में बोले तो बॉडी के पास क्या हो सकता है, चार्ज। क्या हो सकता है, चार्ज। ये चार्ज ही तो है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज। यानी किसी बॉडी के पास मास होता है, और अंदरूनी रूप से देखो, अंदर झांक के देखो, माइक्रोस्कोप से देखो, तो उसके पास चार्ज भी होता है। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर है। मास क्या है, मास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। जैसे मैं जाऊंगा तो बोलेगा देखो मास जा रहा है, कोई बॉडी जा रहा है। वैसे ही अब हम ये भी बोला करेंगे, अगर मैं जा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो आप बोलोगे देखो चार्ज दौड़ रहा है, चार्ज जा रहा है। क्योंकि अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास मास है, सबको समझ में आता है, अब मेरे पास चार्ज भी है। तो चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर।
अब बात करते हैं आगे हम। अगर आगे हम बात करें तो चार्ज के लिए देखो, चार्ज के लिए सिंबल होता है क्यू। क्यू स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो। चार्ज की ऐसा यूनिट बनाई गई है, ऐसा यूनिट, चार्ज की ऐसा यूनिट बनाई गई है कूलम। कूलम को हम सी बोला करेंगे, बात समझ पा रहे हो? चार्ज की ऐसा यूनिट पर क्या बनाई गई है? कूलम, इसको सी बोला करेंगे। अब ध्यान रखना, चार्ज का मतलब क्या? चार्ज दो प्रकार के होंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, एक प्रोटॉन वाला चार्ज। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो माइनस का 1.6 10⁻⁻19 और कूलम, कूलम क्यों? इसकी ऐसा यूनिट होती। वैसे चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना हो गया? प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात समझ में आ गया? तो भैया हम चार्ज की बात कर रहे थे, चार्ज दो प्रकार का हुआ, एक प्लस चार्ज हुआ, एक माइनस चार्ज हुआ। माइनस चार्ज की वैल्यू इतनी होती है, प्लस चार्ज की वैल्यू इतनी होती है, फर्क होता है साइन का, वैल्यू बिल्कुल सेम है। इसको बोला हमने प्रोटॉन, इसको बोला हमने इलेक्ट्रॉन। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे जिगर के टुकड़ों, सुनो, आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आपने सीखा प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे कोई बोल दे, क्या बोल दे कि सर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज होगा? अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, 10 का पूछा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दे। यानी कि टोटल चार्ज किसी बॉडी का निकालना हो तो मुझे 10 से इस वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुझे मिल जाएगा टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। अगर कोई बोलता है भाई मेरे पास है 12 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 12 प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज बताओ। तो टोटल चार्ज कैसे लिखोगे? 12 प्रोटॉन की वैल्यू 12 इंटू एक प्रोटॉन की वैल्यू ये रहा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी जितने बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बना दिया? कि टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जितना भी नंबर बोले उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू से। एक की वैल्यू इतनी होती है, पीछे बताया था मैंने, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी है। मैंने बोला 50 इलेक्ट्रॉन, तो तू 50 पुट कर दे और ये संख्या से मल्टीप्लाई कर दे। मैंने कहा 200 इलेक्ट्रॉन, 200 पुट कर दे, इससे मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालोगे किसी बॉडी पे? तो कुछ नहीं करना, प्लस वाले संख्या को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला मेरे पास है 50 प्रोटॉन, तो कितना पॉजिटिव होगा? तो 50 इंटू एक प्रोटॉन की वैल्यू। क्या बात समझ में आ गया? जहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसे फटाफट नोट कर लो, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, अब न्यूमेरिकल की स्टार्ट। न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होगा, आग लगा देंगे। देखो, फाइंड द चार्ज इफ, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, वो n देता है इतना, n दिया, n बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n दे दिया, और चार्ज पूछता है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है n टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन बोला है तो यहां नेगेटिव लगा देंगे, तो आंसर आ गया। अब n की जगह ये पुट कर देना, 6 इंटू 10⁻18 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करोगे तो चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा? फाइंड द चार्ज इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर बोल रखा है, इतने इलेक्ट्रॉन में चार्ज बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n दे रखा था, n, उसको पुट किया, और ये वाली वैल्यू मुझे पता ही होता है, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं बिल्कुल जोश के साथ। ध्यान देना, यहां चार्ज लिखा है Ne, ये फॉर्मूला आपने याद किया है कि टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, स्मॉल q से लिखा था मैंने। टोटल चार्ज ऑफ बॉडी क्या होता है? n टाइम्स, अच्छा E का मतलब बता दूं मैं आपको, ये E का मतलब क्या होता है? E मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, याद रखना माइनस वाला। अब ये चार्ज का है, ये चार्ज का फॉर्मूला है। अगर आपसे बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? इस वाली संख्या को इस संख्या से डिवाइड कर दोगे, तो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब क्या हो गया? सर ने भी बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को बोले, आपको चार्ज को 1.6 से डिवाइड करना है, बस बात खत्म। क्वेश्चन की बौछार कर देंगे आज। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सर ने बोला n निकालना है, और n निकालने का फॉर्मूला क्या था? जो भी चार्ज की वैल्यू हो, चार्ज है 10 कूलम, कितना है? 10 कूलम। चार्ज की वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया। देखो आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कैसे आएगा? n निकालना था, n, चार्ज कितना है? 10 ना, 10 पुट करो, 10, और नीचे कितना रहेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो लो, n की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है दोबारा, तो n पूछा है और बोला है 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो यहाँ 1 कूलम लिख देंगे और नीचे किससे डिवाइड करना होता है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, Q को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q कितना है 1 कूलम, तो यहाँ 1 पुट कर दे, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ 1 पुट कर दिया और नीचे इसको डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो n आ गया। क्या बात समझ में आ गया, Q की जगह पर 1 पुट कर दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते फटाफट। तो बेटा क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे अभी भी, उसके ऊपर जो पीछे बताया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आया है 2009 से, आई थिंक मैंने 2009 से लेकर 2022 तक का पेपर देखा है, वही 2 क्वेश्चन रिपीट होता है हमेशा, जो मैंने बताया 2-3 क्वेश्चन। अब देखो करंट को समझना है भाई, करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब अगर आप हिंदी में समझोगे इसका मतलब होता है फ्लो करना, चलना। मैंने कहा देखो हवा चली तो आप बोलोगे एयर करंट, एयर करंट, एयर करंट, हवा का फ्लो एयर करंट, पानी का फ्लो वाटर करंट, कुत्ते का फ्लो कुत्ता करंट। अरे बड़ा सिंपल है, समझ पा रहे बात को। तो कोई भी फ्लो करे तो हम करंट वर्ड यूज कर सकते हैं। देखो तो मैंने क्या बोला, हवा चले तो एयर करंट, पानी चले तो वाटर करंट, अगर इलेक्ट्रॉन चले तो इलेक्ट्रिक करंट। हवा चले तो एयर करंट, पानी चले तो वाटर करंट, इलेक्ट्रॉन चले तो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर हम किसकी बात करने वाले इस चैप्टर में, करंट की बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करने वाले हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। किसका फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो चलो कुछ और बातें करते हैं फटाफट। तो बोला गया भाई, बोला गया देखो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, चार्ज फ्लो हो, चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होगा, क्यू लिख दो, है ना, क्या लिख दो, क्यू। तो कहीं पर भी चार्ज का फ्लो हो, और अगर सोच अगर चार्ज फ्लो करेगा तो समय के साथ ना, ऐसा थोड़ी है कि चार्ज फ्लो कर रहा है और समय रुक गया, टाइम रुक गया। अगर चार्ज आगे बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा होगा। जैसे 12 बज रहे तो 12 बज, अब चार्ज आगे बढ़ा तो 12 बज के 1 सेकेंड, चार्ज आगे बढ़ा तो 12 बज के 2 सेकेंड, चार्ज आगे बढ़ा तो 12 बज के 3 सेकेंड। यानी कि जब चार्ज फ्लो करता है समय के साथ, समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम से इसको हमने रिलेट किया, तो इसको हमने बोला करंट। क्या बोला, करंट के लिए सिंबल क्या यूज करा हमने, आई, तो इसको बोलते हैं हम करंट। क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट की डेफिनेशन क्या क्या बन गई, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। देखो जब भी कोई चीज नीचे आती है, नीचे जब भी कोई चीज डिवीजन के नीचे आए तो उसमें यूज करते हैं पर यूनिट। क्या वर्ड यूज करते हैं, पर यूनिट। जैसे मैंने बोला देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी और नीचे लिखा है लेंथ, क्या लिखा है, लेंथ, तो इसको पढ़ेंगे हम वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। मैं लिखा है फोर्स और नीचे लिखा है टाइम, तो हम इसको पढ़ेंगे फोर्स पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी करंट का फ्लो होना, करंट का मतलब सॉरी चार्ज का फ्लो होना ही तो करंट है यार, अभी तो बताया मैंने। अच्छा अब कहानी की बात, कहानी समझ रहा, देखो ये साफ नहीं आया है, मैंने इसको लिखा था पर ये साफ नहीं आया, पर हल्का हल्का समझ सकते हो आप। देखो यहां मैंने पता क्या लिखा है, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका जो सिंबल है, सिंबल देखो यहां पर लिखा मैंने सिंबल, मैं यहां लिख देता हूं सारा कुछ। यहां पर जो इसका सिंबल है, सिंबल बता रहा हूं मैं बोल के, आप लिख लेना, इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। अच्छा फॉर्मूला क्या बना इसका, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बना बेटा, फॉर्मूला बना Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वो Q/T है। अच्छा उसके ऊपर दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, सारा कुछ लिख देता हूँ, क्वेश्चन चलो इससे कॉपी कर लेंगे। तो देखो मैं इधर पीछे लिख देता हूँ फटाफट, 1 मिनट टाइम लगेगा। ये मैंने बता दिया आपको, फॉर्मूला ये होता है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया, वेलोसिटी अपॉन लेंथ को भी क्या बोल देंगे, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फोर्स पर यूनिट टाइम, तो वैसे ही हो गया ये चार्ज पर यूनिट टाइम। आगे 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 इसकी बात करते हैं। तो करंट का जो फॉर्मूला आया वो आया Q/टाइम, Q/टाइम। अच्छा इसको ऐसा भी बोलते हैं कई बार, रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा रेट कब यूज करते हैं, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ, टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब भी कोई चीज टाइम के साथ फ्लो करे तो रेट वर्ड यूज करते हैं। तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इसको लिख सकते हो आप कि फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या जो आपको डेफिनेशन लिखना लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसकी ऐसा यूनिट निकालो, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट निकालो। इसकी कैसे निकालोगे ऐसा यूनिट, देखो ऊपर है चार्ज कूलम,
नीचे है टाइम, टाइम यानी सेकंड, तो ऊपर चार्ज का कूलम होता है कूलम अपन सेकंड ना, कूलम अपन सेकंड, इसको बोलते हैं इकट्ठे, कूलम अपन सेकंड, इसको इकट्ठा बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या हो गई? अरे यार यूनिट हो गया एम्पियर, यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। अब हम काम की बात करेंगे। काम की बात क्या होगा? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। अब न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए देखो मैंने एक दो क्वेश्चन लिया है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं बेटा। फॉर्मूला आपने अभी तक यही पढ़ा है कि चार्ज अपॉन टाइम को करंट बोलते हैं, चार्ज अपॉन टाइम को हम करंट बोलते हैं। तो देखो यहां पर लिखा है अगर, अच्छा एक और छोटी सी बात समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे करंट निकालना है तो आपको चाहिए टोटल चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है इफ 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन फ्लोज पर सेकंड मतलब एक, ये मुझे उम्मीद करता हूं आपको लिखा हो पर सेकंड, और 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो करता है तो फाइंड करंट। 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक सेकंड में, तो आपको करंट फाइंड करना है। तो आप बोलोगे अच्छा टाइम दिया है, पर का मतलब होता है एक, क्या मतलब होता है इसका? एक, तो नीचे लिख दो टाइम की जगह पर एक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टोटल चार्ज क्या होगा? देखो आपको सर ने लिखाया था कि टोटल चार्ज ऑफ बॉडी पता क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, भूलो मत। तो यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? आप लिखोगे n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो बड़ा आसान था, पर ये तो टोटल 12, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है ना इतने, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? यहां पर n की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? n की जगह पर हम पुट कर देंगे 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा किसी भी बॉडी का, वो होता है n इंटू दिस। तुमने n इतना मिला हमें और उसको हमने इलेक्ट्रॉन वाली से मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू से, तो यह हमारा आंसर आ गया करंट का, और ये एम्पियर में आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे इजिली। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझना इसको। अगला क्वेश्चन कहता है इफ, यदि 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है 2 मिनट में, कितने मिनट में? 2 इलेक्ट्रॉन 2 मिनट में, कह रहा है इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है 2 मिनट में, तो फाइंड करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना होगा? तो चार्ज है देखो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 10 की पावर 19, तो आप लिखोगे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन n इंटू ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखो ये होता है क्या? एक का चार्ज, और ये जितने हैं सबका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। और टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 67, ठीक है ना। मिनट को हमने किस में कन्वर्ट किया? सेकंड, उसमें, ठीक है ना, सेकंड में कन्वर्ट किया, तो इसलिए आंसर आ गया हमारा। पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आगे 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 फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन समझना, अगला क्वेश्चन ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। अगला देखो, इफ 12 एम्पियर करंट, कह रहा है 12 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ सर्किट, एक सर्किट में 12 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। इफ 12 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन अ सर्किट इन 2 मिनट, टाइम दिया है 2 मिनट, फाइंड चार्ज फ्लो, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे करंट क्या होता है? Q अपॉन टाइम है, आपको चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालोगे? करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज आ गया करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। और करंट कितना दे रखा है? 12 एम्पियर, तो करंट 12, और टाइम कितना दे रखा है? 2 मिनट, तो 2 मिनट, 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज। तो ऐसे इजीली क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो मेरे होनहार बच्चों, देखो देखो देखो, लिखा है 5 एम्पियर करंट है, 2 सेकंड के लिए फ्लो करता है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलोगे? देखो भाई, जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज के फॉर्मूले में ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यार। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, और यहां पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अरे चार्ज के फॉर्मूले में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छिपा होता है। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 2 सेकंड, नीचे लिख दिया 2 सेकंड। अब देख, अब समझ, तो तूने क्या फॉर्मूला ड्राइव कर लिया? तूने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और नीचे तो 2 है, तेरे को n निकालना है, करंट दे रखा है, करंट है 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर दिया, 5, तो ये हो गया n, 2 को इधर ले गया मैं 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और n निकालना था मुझे, तो इस पूरे को इससे डिवाइड कर दिया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आया, n निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो इससे बाहर ना आज तक आया है, सुन लो, अगर तुम यहां तक पहुंचे और देख रहे हो तो तुम खुश नसीब हो। इससे बाहर ना आया है ना आ सकता है। 11th लेवल तक का, 12th लेवल का क्वेश्चन करवा दिया मैंने, ध्यान रखना इस बात को। चलो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं फटाफट। कहता है डिफाइन 1 एम्पियर
या डिफाइन 1 एम्पियर से लिखा आएगा। देखो तो समझना, करंट आपने क्या पढ़ा, Q बाई टाइम, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, एम्पियर ही तो था। अब वो कह रहा है कि भाई आपने इसको 1 कर दो, क्या कर दो 1। तो अगर मैं चार्ज की वैल्यू 1 कूलम पुट करूँ, टाइम की वैल्यू अगर 1 सेकेंड पुट करूँ, तो देख आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बता मेरे बच्चे, मेरे शेर, आंसर क्या आएगा। अगर इफ़, यदि हम ऐसा करते हैं कि चार्ज 1 कूलम हो जाए, टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो ये हो जाएगा 1, नीचे भी 1, तो हो जाएगा 1/1 एम्पियर, एम्पियर। तो आंसर कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन करना है, व्हेन चार्ज फ्लोज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड, देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। चार्ज फ्लोज 1 कूलम, टाइम इज 1 सेकेंड, देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, अब मैं पहली बार जीवन में आपको कह रहा हूं, कुछ बात याद कर लो, ये याद कर लो बेटा। देखो अगर कभी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इधर, तो करंट इधर होगा। इलेक्ट्रॉन एंड करंट अपोजिट डायरेक्शन में देखे गए हैं। ठीक है ना, हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये 12th क्लास में सीखोगे आप, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बहुत गजब पढ़ाऊंगा। 12th में ये सब बताऊंगा रीजन, पर अभी तो हम छोटे छोटे बच्चे बस पचा लेते हैं। पचा लिया, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर। अच्छा, करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, यानी जब इलेक्ट्रॉन इधर जाए, करंट इधर जाए, तो जो करंट है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये तो बच्चों का खेल था, आप समझ गए होंगे, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूं कि इसको रट लो। सर आप रटवाते हो, सर आप अच्छे टीचर नहीं है। भाई रट ले, ये काम आता है भाई, ये याद करने वाली बात है कि कभी भी स्मॉल एम लिखा हो, इसका मतलब होता है मिली। क्या मतलब होता है, मिली। तुम्हें नहीं मिली, मैं बता रहा हूँ, इसमें बोलते हैं मिली। इसमें देखो ये म्यू का मतलब, ऐसे जो यू वाला सिंबल, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ इसका होता है 10⁻⁶। जैसे मैंने बोला, देख मैंने बोला करंट जो है ना वो 12 माइक्रो एम्पियर है। अब बच्चा पागल हो जाएगा, बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं, अभी सर ने सिखा दिया 10⁻⁶ एम्पियर, आ गया आंसर। ऐसे बोले कोई चार्ज ना 12 माइक्रो कूलम, 12 माइक्रो कूलम, कूलम तो यूनिट है ना, तो तू बोलेगा 12 × 10⁻³ कूलम। अरे यार रट ले यार, बहुत काम का है, प्लीज रट ले। चल मेरे शेर, ये क्वेश्चन करते हैं। देख क्वेश्चन लिखा है, इफ करंट इज 12 माइक्रो एम्पियर, करंट है 12 माइक्रो, आ गया रे माइक्रो एम्पियर, एंड चार्ज फ्लो इज 4 कूलम। अरे भैया चार्ज 4 कूलम, तो कहता भाई टाइम निकालो। अरे टाइम निकालो, अरे यार क्या क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है। लो क्यों भाई टाइम लिखोगे, तुम्हें टाइम निकालना है, टाइम को अलग कर लो। टाइम आ गया आपका चार्ज अपॉन आई। भाई ये कर ले तो नहीं कर लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर। अब चार्ज कितना है, चार्ज है 4, और करंट कितना है, करंट है 12 × 10⁻⁶। लो आ गया आंसर आपका। इसको सॉल्व कर लोगे, इतना तो कर लेना भाई, मुझे छोटी वीडियो बनानी हो ना, तुम देखोगे नहीं और मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। अरे मेरे शेरों सुनो, अब एमीटर के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ये 11th में पीछा नहीं छोड़ेगा, 12th में नहीं छोड़ेगा, तुम लैब में परेशान हो जाओगे, इसके बारे में जान ही लो भाई। एमीटर देखो, एमीटर है ये, एमीटर एम्पियर जैसा लग रहा है, एम्पियर एमीटर, यानी करंट की बात चल रही है, ये करंट की बात चल रही है। तो ये ऐसा डिवाइस होता है जो करंट का मेजरमेंट करता है। इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अब तुम बोलोगे सर मुझे तो सीरीज का पता ही नहीं है। अरे सीरीज का मतलब होता है एक लाइन में ही लगाते हैं। जैसे मैंने बोला, देख अगर ये एक पूरी लाइन है, ठीक है ना, देखिए इसके सामने लगाया बस हमने, बिल्कुल सामने, इस लाइन में कहीं भी लगाएंगे। अच्छा इस लाइन के ऊपर लगा दिया, मान लीजिए इधर लगा दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पैरेलल। क्या हो जाएगा, मतलब सेम लाइन में चल रहा हो, सेम लाइन में, ये पूरा लाइन है, लाइन एक, ये लाइन चल रहा है ना लाइन, अगर इस सेम लाइन में तो सीरीज, और लाइन से कट गए, जैसे मैंने बोला देख अभी कट गए लाइन से, तो ये हो जाएगा पैरेलल। देख इस लाइन से हम कट गए, आगे बढ़ गए तो कट गए, अभी और आगे समझ में आएगा, अभी रुक जा, वेट कर बेटा, समझ में आएगा। सीरीज ऐसा होता है, सीरीज मतलब जस्ट बगल में। अच्छा तो सीरीज में लगाते हैं, इसका रखते हैं हम लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है बेटा, अब रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रुकावट बहुत कम होता है। कौन सी रुकावट सर? देख जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट ना, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट बनेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो आपस में कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को रोकते हैं, चल तेरी तो एक दूसरे को रोकते हैं। तो उस कोलाइड को, उस कोलिजन को, उस रुकावट को, उस टकराव को हम बोल रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, टकरा गए तो रुकावट हो गया ना, रुकावट।
तो यहाँ पर रुकावट हम कम होता है, हम बोलते हैं एमीटर में ना लो रेजिस्टेंस होता है, लो रुकावट होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आसानी से चला जाएगा। दूसरा आइडियल एमीटर, एक होता है आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर मतलब जो रियल में हो ही ना, आइडियल केस, बिल्कुल आइडियल। तो आइडियल एमीटर का मतलब होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 0। हम ऐसा मान रहे हैं कि एक ऐसा एमीटर है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्यार से जाएगा, कोई रुकावट नहीं, कोई कोलिजन नहीं। बात समझ पा रहे हो? तो ये हो गया आइडियल एमीटर की बात, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर हम तो आलसी लोग हैं, हमें याद ही नहीं होता, हमें ट्रिक बताओ। ट्रिक सुन, आलसी, ALSI। अब देख, ए का मतलब हो गया तेरा एमीटर, ए का मतलब क्या हो गया, एमीटर, ए का मतलब हो गया एमीटर, एल का मतलब क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस, एल का मतलब लो रेजिस्टेंस। देख मैंने बोला लो रेजिस्टेंस होता है। एस का मतलब सीरीज, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। और आई का मतलब क्या हो गया, आइडियल। आइडियल में क्या होगा, आइडियल में 0 होगा, याद रखना, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे जिगर के टुकड़ों, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट बोल दिया सर, पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता कैसे है, कौन करवाता है, कौन पीछे से लात मार रहा है, कौन धक्का मार रहा है कि वो आगे जा रहा है। तो बात को समझना, देखो फ्लो तभी कोई चीज होता है जब कहीं पर कोई लगा रहा हो फोर्स। क्या लगा रहा हो, फोर्स। जैसे मैंने मुंह से फूंक मारा, हवा का फ्लो हुआ। मैंने क्या किया, मैंने एक पाइप लिया, पाइप, ठीक है, इस पाइप को ऐसे इसमें पानी भर दिया, पानी, वाटर, और टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा। टेढ़ा करने से देखना यहाँ ये धरती है हमारी, धरती, धरती मेरी माँ है, तो धरती है ये धरती। तो धरती से सुनो, धरती से इसको ऊंचा कर दिया तो पानी ऐसे गिरेगा, पानी का फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं, वाटर करंट। तो ये मुझे बताओ भाई, ये फ्लो हो क्यों पा रहा है, रीजन क्या है, रीजन है प्रेशर का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस। किसका डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस। पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल समझना, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, आपने अभी तक पढ़ा होगा। अच्छा यहां पर बताओ कितना पोटेंशियल है। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एक प्रकार की एनर्जी होती है। क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी। फॉर्मूला होता है मास इंटू जी इंटू हाइट। अरे यार पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो यहां पर पोटेंशियल देखो mgh है, और यहां पर पोटेंशियल 0 है। 0 क्यों है, यहां तो हाइट ही नहीं है, अरे हाइट नहीं है। तो देखो यहां पोटेंशियल कुछ और, यहां पोटेंशियल है mgh, तो इसको बोल रहे हैं हम हाइयर पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं, हाइयर पोटेंशियल। और यहां पर देखो 0 पोटेंशियल है, तो ये कहलाएगा लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो बताओ पानी का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हाइयर फोर्स से लोअर फोर्स, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो मतलब क्या, जब भी कोई चीज फ्लो होता है मतलब एक तरफ का पोटेंशियल ज्यादा होता है, एक तरफ का पोटेंशियल कम होता है, यानी दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। बात समझ पा रहे, देखो कितना डिफरेंस है। तो मान लो मैंने बोला यहां पर वैल्यू है 12, तो यहां वैल्यू है 0, तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 12 का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कितना गैप है, 12 का डिफरेंस। यानी कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो चीजें फ्लो करेगी। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसा बोल सकते हो ड्यू टू एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस। कैसे, देखो यहां एनर्जी ज्यादा था, यहां एनर्जी कम है, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो कर रहा है। झरने से पानी नीचे क्यों गिरता है, झरने ऊपर होता है हाई पोटेंशियल पे, और नीचे क्या होता है, लो पोटेंशियल पे। ऊपर हाई पोटेंशियल, नीचे लो पोटेंशियल, तो पानी ऐसे गिरता है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है, तो वहां से कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रॉन जाएगा, फ्लो करेगा, करंट पैदा होगा, पर फ्लो कैसे करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करेगा। अब समझना, अब मेरे बच्चों प्यार से समझना पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखो एक बैटरी होता है ना, बैटरी, तो बैटरी का एक हिस्से को रखते हैं हम हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल को हम बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं, प्लस। और बैटरी के दूसरे हिस्से को, सेल या बैटरी कुछ भी बोल लो, उसको रखते हैं हम लो पोटेंशियल पे। यानी कि ऐसा इमेजिन कर लो, जो ये प्लस वाला है, प्लस वाला वो पाइप का ऊंचा वाला सिरा है, और जो माइनस वाला है वो नीचे वाला सिरा है, नीचे वाला। तो होगा क्या, जो पानी है, पानी ऐसे फ्लो करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी ऐसे फ्लो करेगा, हाई टू लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। ऐसा हमने मान लिया ना। चलो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसा भी हो, अभी आप ऐसा मान लो, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं देख रहे, हम करंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो जैसे वाटर करंट इस तरफ होगा, वाटर करंट इस तरफ होगा, वैसे इलेक्ट्रिक करंट आप ऐसे मानोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ मानोगे, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करेगा प्लस से
माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वाटर का करंट ऐसे फ्लो करता है हाई से लो, वैसे ही हमारा करंट ऐसे फ्लो करने वाला है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को और डिटेल में जानते हैं फटाफट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को समझना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को समझना, ठीक है, फटाफट समझते हैं। देखो तो इसकी डेफिनेशन कैसे याद रखोगे? देखो सर आपने फील तो दे दिया, आपने फील दे दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, दो पॉइंट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस। तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ चीजें फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है? ऊपर हाई पोटेंशियल है, नीचे लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ जाएगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमें करंट मिल जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट है। अच्छा, अब कहानी को समझना, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है ये 12th क्लास का एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिटेल में पढ़ोगे। अभी बस थोड़ा सा हल्का समझ लो। देखो अब मैं आपको बहुत रफली समझाता हूं। देखो मान लो यहां पर कोई बैटरी है, बैटरी, अगर कोई बैटरी है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है, देखो समझना इस चीज को, ये नेगेटिव वाला पार्ट से याद है तुम्हें? नेगेटिव मैंने बताया था लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा होगा तो इसको दिक्कत हो रही होगी। अगर दिक्कत हो रही होगी तो पक्का भाई कोई बंदा यहां से फोर्स लगाएगा इसके ऊपर कि भाई तू आगे जा, तू आगे जा। ये ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, पोटेंशियल को ऐसा समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा समझ लो कि मान लो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसा मान लो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, पर इस नेगेटिव चार्ज को मैं इधर लेके आना है तो आएगा नहीं। क्यों? नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव जो है इस वाले नेगेटिव को धक्का मारेगा, तो हमें यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, वर्क, हमें काम करना पड़ेगा। देखो सोचो, अगर उधर फोर्स लग रहा है तो हमें इधर फोर्स लगा के वर्क करना पड़ेगा, वर्क। तो उसी वर्क को हमने बोल दिया ताकत, उसी वर्क को बोल दिया हमने एनर्जी, उसी वर्क को हमने बोल दिया पोटेंशियल। क्या बोल दिया? पोटेंशियल। क्या बात समझ पा रहे हो? तो पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत बेसिक समझना कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है। तो इसको बोलते हैं इट इज वर्क पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज मतलब कि जो चार्ज लेके आओगे ना वो 1 होना चाहिए, 1। तो इट इज वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वोल्टेज भी बोलते हैं इसको V बोलते हैं वोल्टेज, इसी को पोटेंशियल बोलते हैं, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क आपने किया, जितना आपने काम किया, इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट चार्ज मतलब पर यूनिट चार्ज को मूव करने में, पर यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में, ऐसे बताऊं तो ए से बी लाने में जो वर्क करते हैं वही उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ताकत का डिफरेंस होगा। क्या बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कुल मिला के हमने फील भी ले चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ये भी हमने समझ लिया। तुम नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल उसका यूनिट क्या रखा गया? वोल्ट। क्या रखा गया? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ये वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे एक, अलेक्जेंड्रा वोल्ट, उन्होंने अपने नाम पर रखा है, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। अगर हम वैसे निकाले तो पोटेंशियल ऊपर वर्क है, वर्क का होता है जूल। क्या होता है? जूल। और नीचे क्या होता है? नीचे है चार्ज, चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो ये इसकी यूनिट है जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। फिर हम काम की बात करते हैं आगे। आई होप आप समझ गए होंगे पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता है, एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस। जो भी हम काम कर रहे हैं उस एनर्जी का डिफरेंस ही पोटेंशियल है, ठीक है ना। अभी इतना बेसिक ही समझा सकते हैं और ज़्यादा नहीं समझा सकते, 12th का टॉपिक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन आता है, ये पक्का इंपॉर्टेंट है। कहता है भाई डिफाइन करो 1 वोल्ट या डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसा लिखा जाएगा या ऐसा। तो देखो आपने पढ़ा पोटेंशियल, ठीक है, ये होता है वर्क अपॉन क्यू और यूनिट होती है इसकी वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। अब कह रहा है ये 1 हो जाए, 1। तो अगर आप यदि वर्क करते हो 1 जूल और आपका चार्ज है आपका 1 कूलम, तो अगर आप पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? देखो पुट करोगे तो वोल्टेज कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1/1, और यहाँ पर वोल्ट तो है ही, इसकी यूनिट है ना, यूनिट। तो 1/1, 1/1 वोल्ट, तो आगे आंसर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है? वोल्टेज 1 वोल्ट कब होता है? देखो 3 नाम बताए थे मैंने आपको, 3 नाम, वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट कब होता है? जब वर्क 1 जूल किया जाए और चार्ज 1 कूलम किया जाए। देखो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज में आपको या इन वर्ड्स में ना ज़्यादा फर्क तब पता लगेगा जब आप 12th क्लास में पहुंच जाओगे। तो अभी प्लीज़ मान लो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं समझाने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं चाहता नहीं कि आपका टाइम खराब हो, पेपर में दिन वैसे भी कम है। अब सुनो वोल्ट मीटर, अब पढ़ना है वोल्ट मीटर। अभी आपने क्या पढ़ा? वोल्टेज, आपने पढ़ा वोल्टेज, वोल्टेज पढ़ लिया। वोल्टेज क्या होता है? एनर्जी होता है बेसिकली। क्या होता है? एनर्जी। जैसे मैंने बोला बल्ब, तो बल्ब को कुछ वोल्टेज चाहिए होता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है ताकि वो जले, कुछ एनर्जी चाहिए होती है। वोल्ट का मतलब क्या हो गया? एनर्जी। वर्क, सब एक ही बात तो है। वर्क बोल दो, वोल्टेज बोल दो, सब एक ही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, सब एक ही बात है। घुमा फिरा के बोले तो एक ही बात है। तो मैंने बोला बल्ब क्या लेता है? बल्ब लेता है पोटेंशियल, बल्ब लेता है ताकत,
बल्ब लेता है एनर्जी ताकि वो जले, तो हम नापेंगे ना कितना लेता है। तो उसके पोटेंशियल को नापने के लिए, उसकी एनर्जी को नापने के लिए, उसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, देखो सारी बात एक ही है घुमा फिरा के। पोटेंशियल एक ही बात हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके लिए अब ऑलमोस्ट एक ही बात हो गई, वोल्टेज भी एक ही बात हो गई, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इनको नापने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैरेलल में एक डिवाइस लगाते हैं। क्या बोला मैंने, जैसे मेरे पास ये बल्ब है, बल्ब, तो मुझे बल्ब का वोल्टेज नापना है, बल्ब के अंदर एनर्जी नापनी, ताकत नापनी है, तो मैं इसके पैरेलल में एक डिवाइस लगाऊंगा जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। तो क्या करता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है। इसको पैरेलल में लगाते हैं, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर रुकावट बहुत हाई होता है, रुकावट बहुत हाई होता है। अच्छा, हाई रुकावट क्यों होता है, देखो तुम चाहते हो क्या हो कि करंट कहाँ जाए, करंट बल्ब के अंदर जाए। अगर करंट बल्ब के अंदर जाए तो यहाँ रुकावट ज़्यादा कर दो, यहाँ रुकावट क्या कर दो ज़्यादा, ताकि करंट जा ही ना। तो हम चाहते हैं करंट बल्ब के अंदर जाए, उस डिवाइस के अंदर ना जाए। अगर उस डिवाइस के अंदर जाएगा तो क्या ही फायदा है। हम एक डिवाइस लगा रहे हैं कि भाई तुम मेजरमेंट करके बता, और वो बंदा क्या कर रहा है, वो पूरा करंट ही खा जा रहा है, तो बल्ब तो जलेगा ही नहीं, बल्ब जलेगा ही नहीं तो फायदा क्या है। तो ध्यान रखना, हाई रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर ट्रिक क्या है सर, तो देखो हाई वीपी, देखो ऐसे होता है ना, हाई बीपी हो गया ब्लड प्रेशर, वैसे याद कर लो हाई वीपी। हाई वीपी मतलब जो हाई फॉर हाई रेजिस्टेंस, वी फॉर वोल्टेज नापता है, क्या नापता है, ये वोल्टेज नापता है, और पी फॉर पैरेलल में लगाते हैं, P4 पैरेलल में लगाते हैं। हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज नापता है, पैरेलल में लगाते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा वोल्ट मीटर के बारे में, और डायग्राम भी आपने देख लिया होगा। पैरेलल मतलब ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ना, सिग्नल बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ना डायग्राम है 8-9 एनसीईआरटी में। मैंने इसको बनाया था लेकिन वो ना गायब हो गया, तो एनसीईआरटी से डायग्राम एक बार देख लेना और पढ़ लेना, ठीक है ना। जो कुछ 4 मेरे पास है अभी वो बताता हूँ मैं आपको, वरना आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा। देखो सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब बहुत सारे सेल को मिला देंगे हम तो बैटरी। ध्यान रखना, सेल बनाओ या बैटरी, इधर बड़ा बनाना इधर छोटा बनाना, ये प्लस ये माइनस, जैसे ये प्लस है ये माइनस, छोटा है ना यहाँ पर छोटा, तो प्लस बड़ा वाला होता है, छोटा होता है माइनस वाला। तो बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब सेल को कंबाइन कर दोगे बैटरी बन जाएगा। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज बैटरी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अच्छा, ओपन स्विच का मतलब क्या है कि टूट गया, ये ब्रेक है, ब्रेक ओपन है स्विच मतलब लाइट जलेगा नहीं, ठीक है, ब्रेक है, ब्रेक टूटा हुआ है, वायर टूटा हुआ है, लाइट जलेगा नहीं। क्लोज का मतलब क्या होता है कि आपने उसको बंद कर दिया, मतलब आपने जोड़ दिया, देखो कनेक्शन लगा दिया, कनेक्शन लगा दिया। तो डॉट का मतलब है कि जो बीच में खाली जगह थी उसको हमने भर दिया। तो इस प्रकार से और भी दो चार सिंबल है जो आप देख लोगे टोटल, ठीक है। अब आगे बढ़ते काम की बात करते हैं। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने बोला देखो एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, ओम्स ने ऐसे लिया एक वायर, ठीक है, उस वायर से ऐसे बैटरी लगाया, बैटरी, ठीक है, बैटरी लगा दिया। बैटरी ये प्लस है माइनस है, और यहाँ पर उसने बोला कि कुछ इसकी वोल्टेज है, और उसने क्या बोला, देखो ये प्लस है ना, प्लस, तो ये प्लस क्या करता है, ये प्लस अंदर के इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचता है। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सुनो, प्लस लगाया ना प्लस, तो ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींचेगा। प्लस हमेशा माइनस को खींचता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे बाहर इस तरफ, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो हमें करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, करंट। तो उसने करंट को नापा, करंट को नापा। करंट को कैसे नापा उसने, समझते देखो। उसने क्या किया, उसने इस सर्किट के अंदर, इसने इस सर्किट के अंदर जो भी ये सर्किट उसने बनाया, यहाँ प्लस को ना धीरे धीरे बढ़ाया, यानी इसके वोल्टेज को, किसकी बात कर रहा हूँ, वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को इसने बढ़ाया। देखो जैसे अगर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, हमने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 प्लस कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 3 प्लस कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 4 प्लस कर दिया 4 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इस प्रकार से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। यानी पोटेंशियल को बढ़ाने से, वोल्टेज को बढ़ाने से, यहाँ के वोल्टेज को बढ़ाने से, यानी यहाँ के प्लस को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज का फ्लो बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने एक तरफ लिखा वोल्टेज और एक तरफ लिखा करंट। उसने जब उसने वोल्टेज को जीरो रखा, मतलब इसको जीरो कर दिया, जीरो करने का मतलब सबको गायब कर दिया। जब सबको गायब कर दिया तो उसने क्या देखा, करंट भी गायब हो गया। जब उसने वोल्टेज को बढ़ाया हल्का सा तो करंट भी हल्का बढ़ा, जब वोल्टेज को बहुत बढ़ाया तो करंट भी बहुत बढ़ा। तो उसने क्या किया, फिर उसने ऐसा कुछ बताया, देखो मैंने यहाँ पे बताया है कि वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, जब वोल्टेज बहुत बढ़ा तो करंट भी बढ़ा। तो उसने स्टेटमेंट क्या दिया, उसने बोला देखो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, क्या बोला उसने, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट। समझना, किसी भी सर्किट में जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि इस वायर के एंड में, इस वायर के एंड में यहाँ पर मान लो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही करंट पैदा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, जितना वोल्टेज लगाओगे उतना करंट पैदा होगा, जितना वोल्टेज लगाओगे उतना करंट पैदा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने आपको पीछे बताया कि जितना ज़्यादा हम वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पर, जितना ज़्यादा प्लस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा करंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो यही किसने बोला, ये हमारे ओम्स ने बोला। तो इसको बोलते हैं हम ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने अपनी डेफिनेशन दे दी और डेफिनेशन के बाद उसने ग्राफ बनाया। तो ग्राफ कैसा बनता है देखना, ग्राफ इसका ऐसा बनता है, इधर वोल्टेज इधर करंट, तो ऐसा सीधा लाइन आएगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। तो 20 से लाइन निकलेगी सीधी, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो ध्यान रखना 20 से लाइन निकलती है सीधी, ये डायग्राम बनाने को आएगा, बना देना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, बात को ध्यान से समझेंगे। जब समझने वाली बात क्या है, तो इसको मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैथ्स के फॉर्म में तो लिखेंगे जो भी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाओगे तो करंट भी घटेगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। अच्छा, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है ना मैथमेटिक्स में, देखना आगे, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है मैथमेटिक्स में तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं r। क्या बोल रहे हैं, r। और r को बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या बोला गया, r को बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जहां पर r क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और ये कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और r का फॉर्मूला क्या होगा, देखो v को जब i से डिवाइड कर दोगे, इसको नीचे लाके डिवाइड कर दोगे तो r का फॉर्मूला बन जाएगा। और r होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब हम पहले से जानते हैं, ये क्या होता है, ये होता है रुकावट। किसको रुकावट, टू द करंट, टू द करंट। जब करंट फ्लो करेगा तो एक रुकावट भी आएगा। इसका मतलब क्या है, जब हमने वोल्टेज लगाया तो रुकावट भी आया और करंट भी आया। v इज इक्वल टू आई आर। इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, कि जब वोल्टेज लगाएंगे तो करंट भी आएगा और साथ ही साथ रुकावट भी आएगा। वोल्टेज लगाने से करंट भी आएगा, रुकावट भी आएगा। और वीर यह है याद करने का ट्रिक, वीर, VIR, वीर, ठीक है ना। वीर जा रहा सुना आप लोगों ने, तो वीर ऐसे याद कर लो। अब मेरी बात को समझना, अगर रेजिस्टेंस की मैं और बात करूं, रेजिस्टेंस की अगर मैं और बात करूं तो सिंबल होता है R। सिंबल क्या होता है इसका, R। सिंबल इसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन R से बताया। यूनिट है इसकी ओम, और ओम का सिंबल ऐसा होता है ओम, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ओम, ठीक है। यूनिट क्या होता है, ओम, ओम, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, V/I, जो मैंने पीछे आपको बताया, ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये होता क्या है, ओपोजिशन टू द करंट। अगर डेफिनेशन है तो लिख देना, इट इज ओपोजिशन टू द करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ये ओपोजिशन होता है, रुकावट होता है टू द फ्लो ऑफ करंट। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों फटाफट इसको रट्टा मारते हैं। क्या रट्टा मारना है, सुनो, लिखा है ये ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ। ओम्स लॉ का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ना V और I के बीच में ग्राफ बनता है तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये पक्का एग्जाम में आएगा। और भी कुछ चीजें देखो। अब इस क्वेश्चन को समझना, इससे पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले इस टॉपिक को याद करो। देखो समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि अगर V और I के बीच का ग्राफ है ना, V और I के बीच का ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से अगर आप tan थीटा निकालते हो, tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब पता है क्या होता है, tan थीटा का मतलब आ रहा है ना, सब दिख रहा है ना, हाँ, tan थीटा का मतलब होता है स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। और ये रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि tan थीटा रेजिस्टेंस के बराबर है। यानी अगर थीटा ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऐसे याद कर लो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन मैंने दिया कि यहाँ पर V है, यहाँ पर I है, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो B और A में एंगल किसका ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो एंगल ज़्यादा है B का, ठीक है ना, एंगल ज़्यादा है B का, तो इस तरफ हमारा मुंह मुड़ जाएगा, ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है। तो B का एंगल ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी B का ज़्यादा होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगला देखो, अगला ये कुछ क्वेश्चन देखो, और कुछ 3 स्टार क्वेश्चन भी देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मेरे पास 3 एक्सपेरिमेंट है, 3 वायर है, 3 ऐसा बना, LMN, V और I के बीच का ग्राफ है। पूछा बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका, N वाले का, फिर उसके बाद M वाले का, फिर L वाले का। तो रेजिस्टेंस N का ज़्यादा, फिर M का, फिर L का। क्यों, रेजिस्टेंस एंगल पे डिपेंड करता है। देखो N का एंगल सबसे ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। अच्छा अगला देखो, अगला क्या है, करंट और V के बीच का ग्राफ है। अब मैं आपसे बोलूँ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप बोलोगे Q का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, P से, तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देख उल्टा हो गया। यहाँ पर पहले यहाँ पर V था, यहाँ पर I,
यानी कि अब क्या होगा ऐसे केस में, जब ग्राफ बदल जाए तो आंसर भी चेंज कर देना है। जिसका एंगल छोटा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका एंगल छोटा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। समझ में आ गया? तो आंसर को उल्टा कर दो, तो आंसर उल्टा कर दिया तो जिसका एंगल छोटा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ P ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ऑफ Q से। क्यों? ग्राफ को हमने चेंज कर दिया। जब भी एक्सिस चेंज करते तो आंसर भी चेंज हो जाता है। तो हमने याद कर लिया अच्छे से। अब बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन पे, जब तक ये लिखो। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब ध्यान दो, बड़ा तेजी से करवाऊंगा मैं। स्ट्रेट लाइन जहां तक है वहीं तक ओम्स लॉ होता है। क्यों? ओम्स ने बोला वोल्टेज और करंट में स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला बताओ इस क्वेश्चन में ओम्स लॉ कहां तक है, तो आप बोलोगे ए तक है ओम्स लॉ, ए तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ओम्स लॉ नहीं है। तो ए तक है ओम्स लॉ, ए तक है ओहमिक कंडक्टर, यानी ओहमिक फॉलो हो रहा है, ओहमिक यानी ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। ए के बाद ओम्स लॉ नॉट वैलिड, ए के बाद ओम्स लॉ वैलिड नहीं है क्योंकि तिरछा हो गया, अजीब सा ग्राफ हो गया, यानी ए के बाद है नॉन ओहमिक। क्या हो गया? नॉन ओहमिक। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब डिटेल में रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक क्या है? फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर मतलब बातें, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या चीज है जिस पर रुकावट डिपेंड करता है। तो देखो रुकावट जो है, रुकावट का फॉर्मूला आता है, ये है रो, ये एल, ये ए। ये क्या होता है? कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट, इसका नाम होता है, ये तो आर रेजिस्टेंस है बेटा आपका। रो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस सीख लो। रो का मतलब पता है यहाँ पर क्या होता है? अच्छा दिख रहा है ना सब कुछ, ठीक है। रो का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ रट लो इसको। एल क्या होता है? एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या होता है? एरिया ऑफ कंडक्टर। सर हमें समझ नहीं आया, समझाता हूँ। देखो मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर है, तो उसका कुछ एरिया तो होगा ना जहाँ से करंट घुसेगा, करंट ऐसे घुसेगा, तो ये वाला एरिया होता है ए। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बोल रहे हैं हम एल, ठीक है। और इसके अंदर जो कांस्टेंट चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टी जो है, उसको बोल रहे हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। अभी बस आप तीन बातों को समझो, आर, एल और ए को समझो। तो मैंने क्या बोला? कोई भी रुकावट है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इस पे लेंथ पर और एरिया पर। कैसे? मैंने कहा देखो अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा वायर है और सेम एक ऐसा वायर है, किसमें रुकावट कम होगा? तो हमने बोला देखो अगर लेंथ ज़्यादा है तो रुकावट भी ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा है तो रुकावट भी ज़्यादा होगा, अगर लेंथ कम है तो रुकावट भी कम होगा। इसलिए बिल्कुल इसके सामने है, सामने मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सामने से रिलेट होते हैं। लेंथ ज़्यादा तो आर ज़्यादा, लेंथ कम तो आर कम। दूसरा क्या मैंने बोला? एक वायर है ऐसा और दूसरा एक वायर है ऐसा मोटा सा। अब मुझे बताओ रुकावट किस में कम होगा? अरे लेंथ ज़्यादा तो रुकावट ज़्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसमें देखो रुकावट किस में ज़्यादा होगा? इसमें रुकावट ज़्यादा होगा। क्यों? यहाँ कम गैप है जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन जाएंगे टकराएंगे, ले तेरी, तो रुकावट बहुत ज़्यादा है, टक्कर बहुत ज़्यादा है। पर इसमें देखो आराम से जा रहे हैं, इसमें रुकावट क्या है? कम। यानी अगर एरिया अगर कम हुआ तो रुकावट ज़्यादा होगा। उल्टा आ गया ना, एरिया अगर कम होगा तो रुकावट ज़्यादा, इन्वर्सली हो गया। अगर एरिया ज़्यादा तो रुकावट कम, एरिया ज़्यादा तो रुकावट कम, तो उल्टे हो गए। तो एरिया पे उल्टा डिपेंड करता है, लेंथ पे सीधा डिपेंड करता है। और ये होता है रजिस्टिविटी, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अभी रजिस्टिविटी की बात करते हैं फटाफट। देखो अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की डिटेल में। तो रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टिविटी होता है बेटा कांस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो, कभी चेंज ना हो। तो रजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है फॉर सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या है? मैंने कहा सुनो, ये ना ये चेंज नहीं होता, ये लेंथ वेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद एक कांस्टेंट चीज़ है। क्या है कांस्टेंट? मतलब फिक्स चीज़ है। जैसे मैंने बोला देखो आयरन, मैंने कहा आयरन है हमारे पास इतना लंबा, और मैंने कहा इसकी रजिस्टिविटी ना 4 है, इसकी रजिस्टिविटी 4 है, सिंबल होता है ऐसा, रजिस्टिविटी 4 है। और मैंने बोला एक है मेरे पास दूसरा आयरन, दूसरा भी आयरन ही है, पर इसका लेंथ है इतना, तो रजिस्टिविटी क्या होगा? अभी भी 4 ही होगा। यानी ये लेंथ पर एरिया पे डिपेंड नहीं करता, चेंज नहीं होता, फिक्स होता है सेम मटेरियल के लिए। मैंने कहा देखो एल्यूमिनियम बहुत बड़ा है, मैंने कहा रजिस्टिविटी है 100, ऐसे बोल दिया मैंने एग्जांपल के तौर पे। मैंने कहा दूसरा एल्यूमिनियम इतना सा है, छोटा सा, तो रजिस्टिविटी कितनी होगी? अभी भी 100 होगी। तो रजिस्टिविटी लेंथ पर एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस अलग चीज़ हो गया, रजिस्टिविटी अलग चीज़ हो गया। बात समझ पा रहे हो? अच्छा अब रजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है कि एक वायर को 10 बार काट दिया, क्या रजिस्टिविटी चेंज होगा? आंसर इज नो। एक वायर को निचोड़ दिया, पिचोड़ दिया, टिचोड़ दिया, जो मर्जी कर दिया, क्या ये चेंज होगा? नहीं, कभी चेंज नहीं होता अगर मटेरियल सेम है तो।
अगर मैंने बोला आयरन तो आयरन के लिए हमेशा सेम, मैंने बोला कुत्ता, कुत्ता के लिए हमेशा सेम। मतलब समझ गया ना बात को, तो ध्यान रखना। अच्छा सुनो, रेजिस्टिविटी की एक खासियत है, क्या है? टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, बस याद रखना, रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर। अच्छा कंडक्टर के केस में क्या होता है? कंडक्टर के केस में अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ, आपको शायद दिख रहा हो, तो अगर कोई कंडक्टर है, मान लो लोहा है, लोहा, अब लोहे में आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है, बस याद कर लो, ये 12th का टॉपिक है। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो देखो आपने पीछे पढ़ा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A। अगर ये वाला चीज़ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, करंट घट जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से करंट घटता है। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट घटता है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अभी जो रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस समझना, रेजिस्टेंस क्या होता है? R, इसको बोलते हैं रो, L/A। अगर मैं यहाँ से इसको निकालूँ, इसको एलिमिनेट करूँ, इस वाले को एलिमिनेट करूँ यहाँ से, तो देखो A को उधर भेज दो, L को नीचे भेज दिया, तो RA/L हो गया। R क्या होता है? ओम। एरिया क्या होता है? एरिया मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है मीटर, तो मीटर लिख दिया। तो यहाँ से यूनिट क्या निकली? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकली? यूनिट ओम मीटर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब मुझे पर्सनली लगता है कि आपको ये याद कर लेना चाहिए, अलॉय। अलॉय होता क्या है? मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल्स को मिलाने से क्या बनता है? अलॉय। अब एक अलॉय है बड़ा फेमस है, 11th 12th में और 10th में पीछा नहीं छोड़ता ये, कॉन्स्टेनन, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटन, जो भी आप नाम लेना चाहते हो ले सकते हो। ये होता है कॉपर को जब निकल से मिलाते हैं, कॉपर को जब निकल से मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है एक अलॉय। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल। अब ध्यान रखना, इनकी ना रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। अब रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा। आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, हीट कैसे ज़्यादा जनरेट होगा? रेजिस्टेंस हाई होने से हीट कैसे ज़्यादा जनरेट होगा? समझना, देखो मैंने कहा एक चीज़ है, लोहा है, उसमें ना, उसमें क्या कर दिया मैंने कि उसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई कर दिया, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया। रेजिस्टेंस हाई होने के बाद रुकावट बहुत हाई है। रुकावट मतलब समझ लो कि कोलिजन बहुत हाई है, रुकावट को कोलिजन समझ लेते हैं अभी के लिए। तो इतना तेज तेज कोलाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कि भाई धक्का मुक्की में गर्म हो रहे हैं। देखो हाथ से हाथ को कोलाइड कर रहा हूँ, हाथ गर्म हो रहा है, तो हीट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से फ्यूचर में याद रखना, हीट का एक और फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के टर्म में। हीट का फॉर्मूला आप पढ़ोगे आगे, हीट इज इक्वल टू I²RT। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हीट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हीट ज़्यादा होगा। क्या बात समझ में आ गया? तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से हीट ज़्यादा होता है। अच्छा हीट ज़्यादा होता है मतलब अलॉय के अंदर हीट ज़्यादा पैदा होता है, तो फायदा हो गया ना कि वाई। अब क्वेश्चन आएगा, वाई हीटर, टोस्टर, फिलामेंट। फिलामेंट पता क्या होता है? बल्ब के अंदर, बल्ब पता ना, बल्ब जब गर्म होता है तो जलता है, बल्ब जब गर्म होता है तो जलता है। तो क्वेश्चन आता है कि वाई हीटर और टोस्टर, फिलामेंट आर मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल से क्यों? देखो अगर रेजिस्टिविटी हाई हुआ, अगर रो हाई हुआ तो रेजिस्टेंस हाई होगा, तो हीट हाई होगा, तो हमें टोस्टर में, हीटर में, फिलामेंट में हीट ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए अलॉय से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी हाई होता है तो रेजिस्टेंस हाई होगा, हीट हाई होगा। क्या बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन आएगा कि इन सब चीज़ों को हम अलॉय से क्यों बनाते हैं? क्योंकि अलॉय के अंदर हीट ज़्यादा पैदा होता है और हमें हीट चाहिए होता है इन सब चीज़ों में। भाई साहब इस चीज ने सबको परेशान कर रखा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। 10th क्लास के बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। आप समझना, देखो सीरीज का मतलब समझो, एक छोटा सा डायग्राम देखो, डायग्राम देखो बड़ा आसान है, 5 मिनट में समझ जाओगे कि यहाँ पर एक बैटरी है, प्लस माइनस है, देखो बैटरी है, ठीक है भाई, एक बैटरी है। बैटरी से हमने 3 रेजिस्टेंस को लगा दिया, 3 रुकावट को लगा दिया, एक ये दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, 3 रुकावट लगा दिया। एक को बोला हमने R1, दूसरे को बोला R2, तीसरे को बोला R3। अब आपसे बोलेंगे बताओ, मान लो वो आपसे बोले क्वेश्चन में ऐसा कि भाई देखो इन तीनों की जगह मुझे एक लगाना है, तीनों की जगह सिर्फ एक लगाना है। जैसे घर में अगर 4 बल्ब है तो 4 बल्ब की जगह एक भी तो लगा सकते हैं ना, उसी के बराबर का। तो आपसे बोलेगा R इफेक्टिव बताओ, इन तीनों की जगह एक इफेक्टिव वैल्यू बताओ, इन तीनों की जगह मैं एक लगाऊं। या आपसे बोले R नेट बताओ,
इन तीनों का टोटल बताओ, तीनों का टोटल, इनकी जगह पर एक लगाना है मुझे, या बोलेंगे आर इक्विवेलेंट, 3 बातें यूज होगी। और बोलेंगे बैटरी सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी सेम हम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इन तीनों की जगह 1 लगाना है, तो उस 1 की वैल्यू बताओ। तो ध्यान रखना, ये निकालेंगे हम आगे, पर कुछ चीजें हम याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। क्या कि सीरीज में ना सबके अंदर सेम करंट होता है, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। मान ले बैटरी ने करंट पैदा किया आई, तो वही करंट इससे जाएगा, वही करंट आगे जाएगा, वही करंट आगे जाएगा। अरे कोई और रास्ता है क्या? कोई और रास्ता है ही नहीं, तो करंट सब में सेम ही बहेगा। तो देख, जितना बैटरी करंट पैदा करता है वही करंट इसमें होता है, वही इसमें होता है, वही इसमें होता है, यानी कि जो टोटल करंट है वही हर एक में जाएगा। जो बैटरी पैदा करेगा, जो टोटल करंट है वही सबसे पास होगा। ये सीरीज की खासियत है। तो यहीं से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो डेरिवेशन कितना आसान है। मैंने बोला देखो मुझे पता है कि फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं हम, ये फॉर्मूला वोल्टेज होता है आई आर, वीर वोल्टेज क्या होता है आई इंटू आर। तो मैंने कहा मुझे टोटल वोल्टेज चाहिए, टोटल वोल्टेज वी इक्विवेलेंट चाहिए। टोटल वोल्टेज क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज अगर मान लो इसका V है, V तो वो किसके बराबर होगा? इसके वोल्टेज का प्लस इसके वोल्टेज प्लस इसके वोल्टेज। तो तीनों वोल्टेज को मैं ऐड कर रहा हूं, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप बोलोगे ये जो टोटल वोल्टेज है, मतलब पूरा इक्वल टोटल वोल्टेज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? करंट आएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट करंट यानी सबका बराबर इक्वल करंट। अरे टोटल वोल्टेज है तो यहाँ पर मान लो इसको टोटल करंट लो, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर पहले वाले का है तो पहले वाले का करंट, पहले वाले का रेजिस्टेंस, दूसरे वाले का करंट, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, तीसरे का करंट, तीसरे का रेजिस्टेंस। अब तुम्हें पता है कि भाई करंट ना सब में सेम होता है, जो टोटल करंट होता है वो सबके बराबर होता है। जो ही टोटल करंट है वही पहले वाले का है, वही दूसरे का, वही तीसरे का है। तो करंट अगर सेम है तो ये वाले करंट से ये करंट कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कॉमन लेके सारे करंट कट जाएंगे क्योंकि सेम है करंट। तो आंसर कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला उन तीनों का इक्विवेलेंट, तीनों की जगह पर एक, तीनों का इक्वल, वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐड करने से आंसर बढ़ता है। तो सीरीज में क्या होता है? जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा तीनों के एडिशन से आएगा। दोबारा अगर मैं समझाऊं तो याद करवा देता हूं, तीनों के सबके अंदर करंट सेम होगा और जो वोल्टेज होगा तीनों को ऐड करके आएगा। तो तीनों के वोल्टेज को हमने ऐड कर दिया, यहाँ से ये इक्वल वोल्टेज है, तीनों का इक्वल वोल्टेज, तो यहाँ से करंट भी तीनों का नेट आएगा, टोटल करंट आएगा, रेजिस्टेंस भी टोटल आएगा। यहाँ पर पहले वाले का आएगा, यहाँ दूसरे वाले का, करंट कट जाएगा तो R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट मतलब R इक्वल, तीनों का इक्वल मिल जाएगा यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सुनो, क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि भाई 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल खाता है, खाना अक्रॉस ईच रजिस्टर, कि भाई इसके अंदर करंट बताओ और इसके अंदर वोल्टेज बताओ, इसके अंदर भी करंट बताओ, इसके अंदर वोल्टेज बताओ, इसके अंदर करंट बताओ और कितना वोल्टेज खाएगा ये। तो हमें क्या बताना है? करंट बताना है और पोटेंशियल ड्रॉप यानी कितना पोटेंशियल खा रहा है हर एक। तो मैं पहले क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं बोलूंगा देखो जो टोटल करंट है, टोटल करंट, जो टोटल करंट है वही सबका करंट है, वही सबका करंट है, क्यों सीरीज है ना, सबका करंट। जो करंट यहां पैदा होगा टोटल, वही सबके अंदर से पास होगा। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो I होगा, I नेट या I टोटल, वो होगा टोटल वोल्टेज V नेट बाई R नेट। अरे टोटल करंट क्या होगा? टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रुकावट। ये तो V इक्वल टू IR से निकाल रहा हूं मैं, V बाई R होता है हमारा करंट। ठीक है, तो वहां से मैंने लिखा टोटल अगर करंट चाहिए तो टोटल वोल्टेज लिखो, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है? 20 दिया हुआ है, 20 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज हो गया 20। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तीनों को ऐड कर दो, सीरीज में सीधा ऐड करते हैं, 10 5 15 5 20, तो आंसर आ गया 1 एम्पियर। यानी टोटल जो करंट है हमारा 1 एम्पियर है, यानी कि यहाँ से 1 एम्पियर अगर पास होगा तो वही 1 इसको मिलेगा, वही 1 इसको मिलेगा, वही 1 इसको मिलेगा। तो हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा कहता है सबके अंदर वोल्टेज बताओ। तो वोल्टेज पहले के अंदर तो करंट पहले के अंदर, रेजिस्टेंस पहला वाला, वोल्टेज दूसरे के अंदर तो करंट दूसरा वाला, रेजिस्टेंस दूसरा वाला, वोल्टेज तीसरे के अंदर तो करंट तीसरा वाला, रेजिस्टेंस तीसरा वाला। अब बताओ पहले के अंदर करंट कितना जाता है? जितना सबके अंदर जा रहा है 1 वाला ही तो जाएगा, सबके अंदर करंट सेम होता है, तो पहले के अंदर 1 वाला करंट जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है? पहले वाले का 10, खत्म। दूसरे वाले में क्या है? करंट, देखो करंट तो सेम ही है सबके अंदर, करंट तो 1 ही रहेगा। रेजिस्टेंस कितना है इसका? रेजिस्टेंस दूसरे वाले का है 5,
और तीसरे वाले में करंट तो 1 ही रहेगा, रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस है इसके अंदर 5। तो देखो आंसर आ गया, तो ये आंसर आ गया 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसने भी सबको बहुत तंग किया है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे लग जाए, बट जाए। पैरेलल का मतलब है बंटवारा। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऊपर लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। ठीक है भाई, लगा दिया भाई, आगे क्या भाई। तो देख अब समझ, अगर मान लो इस बैटरी ने करंट पैदा किया आई, क्या पैदा किया, करंट आई। तो वो करंट जब आगे जाएगा आई तो बढ़ जाएगा, इधर कुछ I1 जाएगा, इसमें कुछ I2 जाएगा और इसमें कुछ I3 जाएगा। यानी करंट का यहाँ पर बंटवारा होता है, करंट का बंटवारा होता है। अगर करंट का बंटवारा होगा तो दूसरी चीज़ सेम रहेगी। तो ध्यान रखना, देखो पैरेलल में सबके अंदर वोल्टेज सेम रहता है। यानी अगर मैंने बोला इस बैटरी का 10 वोल्ट है तो इस R3 में भी 10 वोल्ट जाएगा, R2 में भी 10 वोल्ट जाएगा और ऊपर वाले में भी 10 वोल्ट जाएगा। यानी जब भी ऐसे हो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, अगर इसका 10 वोल्ट है तो ऊपर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा। यानी जब भी ऐसे लाइन दिखाई दे, पैरेलल लाइंस दिखाई दे, तो समझ जाओ वोल्टेज सेम होगा पर करंट बढ़ता है। करंट बढ़ता है तो इसमें वोल्टेज सेम होता है, करंट बढ़ता है। तो हमने क्या बोला, अगला स्टेप देखो, मैंने बोला अच्छा ये क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर करंट बढ़ रहा है तो टोटल करंट क्या होगा, तो आप बोलोगे जो भी टोटल करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इन सबका इक्वल करंट क्या होगा, I इक्वलेंट, वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो IEQ है ये, IEQ का मतलब होता है टोटल इक्वलेंट। तो टोटल करंट क्या होगा, अच्छा अगर ये I है, I का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर मैंने बोला ये इक्वलेंट है तो यहाँ पर वोल्टेज इक्वल आएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी इक्वल आएगा। क्यों, ये टोटल करंट है तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो हो गया V इक्वलेंट इज बाई R इक्वलेंट। इक्वलेंट का मतलब क्या होता है, टोटल। और ये पहले वाले का है तो पहले वाले में वोल्टेज V1 बाई R1, V2 बाई R2, V3 बाई R3, पर वोल्टेज सब में सेम होता है। मैंने पीछे बताया अगर वोल्टेज सेम है, देखो जो ये है वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा, सबका वोल्टेज सेम होगा, कट जाएगा तो 1 बाई R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, R इक्वलेंट मतलब टोटल सबका इक्वल, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो पैरेलल में ऐसे कॉम्बिनेशन हम करते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझना। पैरेलल में इफेक्टिव या नेट, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वो कम हो जाता है, कम। आपने पैरेलल में 3 लगाए, 1 नीचे 2 उसके नीचे 3, तो आंसर कम हो जाएगा। क्यों, कम होने का मतलब क्या है, देखो सब नीचे पड़ रहे हैं ना, R1 R2 R3, तो आंसर कम हो जाता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और सीरीज में इंक्रीज होता है, आपको पीछे मैंने बताया था। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो क्वेश्चन फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई पैरेलल है, पैरेलल पहली बात तो देखो करंट बटेगा, जो भी करंट जाएगा तीनों में बढ़ जाएगा, इधर 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 सब में बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेकर उल्टा कर देना। ठीक है, तो देखो पैरेलल में 1 होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं, ये देखो क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट के अंदर करंट निकालना है। करंट क्या निकालना है, करंट यानी आपको पूछ रहा है टोटल करंट निकालो, टोटल करंट, या आई इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालो, आई इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट करंट, या आई नेट निकालो। पहले क्वेश्चन का ये मतलब हो सकता है 3। ठीक है, ये तीनों एक ही मतलब होता है टोटल करंट। तो हम लिखेंगे भाई टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट वो होगा टोटल वोल्टेज, V वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। जब भी टोटल की बात करें टोटल लगा दो। टोटल वोल्टेज कितना दे रहे हैं हम, 10 ही तो दे रहे हैं, 10 का वोल्टेज, 10 का बैटरी लगाया तो ये तो मिल गया। टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो ये रेजिस्टेंस को कैसे, ये पैरेलल में है ना, पैरेलल में तो कैसे निकालोगे टोटल रेजिस्टेंस, 1/2 1/R इक्विवेलेंट होता है वो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, तो 2/2 1 प्लस 1/4, तो हो गया 5/4, 1/R इक्विवेलेंट आ गया 5/4, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/5। देखो कैलकुलेशन खुद कर लेना, अगर गलत हो तो भी बता देना। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हो गया 4/5, तो ये टोटल जो आया ना टोटल रेजिस्टेंस वो आ गया 4/5। तो यहाँ लिख दिया मैंने 4/5, तो ये हो गया, ऊपर चला गया 50 नीचे 4, तो ये आ गया मुझे टोटल। ठीक है, तो मेरे पास टोटल करंट मिल गया, टोटल करंट मिल गया, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फाइंड द करंट इन सर्किट में कितना करंट जाएगा, तो ये जाएगा 50/4। ये तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। टोटल करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल वोल्टेज 10 है और टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं 1/R तरीके से पैरेलल में। अब पूछ रहा है फाइंड करंट इन ईच सर्किट, फाइंड करंट इन ईच सर्किट।
हर किसी में करंट फाइंड करना है, इस वाले में भी करंट फाइंड करना है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है। तो देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ दूसरे वाले का। अगर मुझे मान लो इस वाले में करंट चाहिए, इस वाले इसको मैं बोल रहा हूँ R1, नीचे वाले को बोल रहा हूँ R2, सबसे नीचे वाले को बोल रहा हूँ मैं R3। आई होप आपको दिख रहा होगा, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है ना। अगर मुझे R1 में करंट चाहिए तो करंट इन R1, मतलब मैं इसको लिख दूँ I1। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V, तो V1 बाई रजिस्टेंस 1। तो बताओ पहले वाले में वोल्टेज कितना होगा? तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया था पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, अगर ये 10 है तो इसको भी 10 मिलेगा, इसको भी 10 मिलेगा, इसको भी 10 मिलेगा। तो पहले वाले में वोल्टेज कितना मिलेगा? 10। और रेजिस्टेंस कितना है पैरेलल वाले का? सॉरी इसका, पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो आ गया करंट पहले वाले में। अच्छा दूसरे वाले का करंट कितना आएगा दूसरे वाले में? तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले का वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस दूसरे वाले में है 4 और वोल्टेज तो 10 ही रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है 10/4। सर तीसरे वाले का आंसर बताओ, I3। तो I3 में क्या लिखोगे आप? वोल्टेज तो 10 ही रहेगा, वोल्टेज तो 10 है, तीसरे वाले का रेजिस्टेंस देखो 2 है, तो आंसर आ गया। तो देखो आपने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बोला था फाइंड करंट इन सर्किट, यानी पूरा करंट फाइंड करना है। पूरा करंट कैसे होगा? टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। और अलग अलग करके भी आप कर सकते हो। देखो पॉज करो, अच्छे से समझो, ठीक है, फिर इजीली कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहता है कि भाई ऐसी बात है, मिक्स क्वेश्चन हो गया, मिक्स। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोला है फाइंड द करंट। तो करंट कैसे निकालोगे? टोटल करंट, टोटल करंट ऐसे निकालोगे, टोटल वोल्टेज V टोटल बाई R टोटल, R टोटल। टोटल वोल्टेज कितना है? तो आप बोलोगे सर 12, टोटल वोल्टेज है 12। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, तो R टोटल। तो R टोटल कैसे निकालेंगे? देखो तो ये 2 और 2 तो सीरीज में है, तो हमने लिख दिया 2 2 4। हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, तो हमने कहा देखो यहाँ पर तो 4 आ गया, 4 ओम आ गया, इन दोनों को मिला के हमने 1 कर दिया। अब इन दोनों को भी मिला के 1 कर दो, तो देखो ये पैरेलल में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे लिखते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सीरीज में डायरेक्टली ऐड करते हैं, सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर दिया, 1/1 प्लस 1/1। देखो 1/1 प्लस 1/1 1 ही है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना, तो 1/1 प्लस 1/1, तो ये आ गया 2/1, ठीक है। तो ये 1/R इक्विवेलेंट, इसको उल्टा करो तो आ जाएगा आंसर कितना आएगा? देखो उल्टा करो तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2। अरे इसको सॉल्व करोगे ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, पैरेलल को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? यार तुमने मुझे फंसा दिया, तुम्हें आ नहीं रहा है, मुझे डर लग रहा है तुम्हें नहीं आया, तुम सपोर्ट भी नहीं करोगे मुझे। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/1 प्लस 1/1 ऐड करोगे 2/1, पर ये उल्टा है, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, तो उल्टा कर दोगे तो 2/1 की जगह आ जाएगा 1/2। देखो ये उल्टा है ना, सीधा करोगे तो पलट दो इसको, तो 1/2 आ गया। अच्छा 1/2 आ गया, तो आंसर लिख दिया हमने 12/, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, अभी आंसर नहीं आया, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आंसर आया? 1/2। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर इन दोनों की जगह 1 लिख देंगे, 1/2। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? यहाँ बैटरी लगी पड़ी है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, पहले इनको सॉल्व किया, फिर इनको सॉल्व किया, फिर ऐसा छोटा कर दिया। अब ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में। ये पहले दोनों सीरीज में थे, 1 बनाया, ये पैरेलल में थे, 1 बनाया। अब ये दोनों सीरीज में है, तो 4 सीरीज में डायरेक्टली होता है 4 + 1/2, 4 + 1/2, तो ये आ गया 4.5। कितना आ गया? देखो 4 और आधा 4.5, तो जो आंसर आएगा इन दोनों की जगह पर वो इकट्ठे होगा 4.5। यानी देखो टोटल वोल्टेज है 12, टोटल रेजिस्टेंस है 4.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 4.5 और आपका आंसर आ गया। दोबारा पहले इसको सॉल्व करके 1 बनाया, इसको सॉल्व करके 1 बनाया, फिर इन दोनों को सॉल्व करके 1 बनाया, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को होमवर्क दे रहा हूँ, देखो कह रहा है फाइंड या जज करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस जब हमने इसको और इसको किस में लगाया? पैरेलल में। तो 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। फिर इसको पलट देना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना घर पे तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव मतलब नेट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ये और ये किसमें? सीरीज में। देखो करंट गया और सेम करंट पास हुआ, करंट बट नहीं रहा, जितना करंट इससे पास होगा उतना ही करंट इससे पास होगा। सीरीज में है तो 5 3 8, R इक्विवेलेंट कितना आ गया? सीरीज में डायरेक्टली ऐड होता है, सीरीज में ऐड होता है। अब बोला क्या है? करंट फाइंड करना है, करंट। तो टोटल करंट क्या होता है? I टोटल होता है वोल्टेज टोटल बाई रेजिस्टेंस टोटल। टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज है 8,
दे रखा है क्वेश्चन में, बैटरी को देख के पता चल गया टोटल वोल्टेज, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल 5 और 3 8 आया, तो आंसर आ गया 1 एम्पियर। अब क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, अच्छा 10 ओम तो है नहीं इसके अंदर, 5 ओम सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, इसमें कितना वोल्टेज होगा, कितना इसमें वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो देखो इसके अंदर का निकालना है, तो आप लिख दोगे V इजिकल टू आई आर। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, करंट, इसमें करंट जा रहा है इतना 1, अरे जो भी करंट जाएगा सब सेम ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 करंट तो 1 हो गया, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो आंसर आ गया 5 वोल्ट, इसमें 5 वोल्ट जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, तो 5 में कितना वोल्टेज होगा, तो 5 के अंदर का करंट इंटू रेजिस्टेंस, इस प्रकार से इजीली आप कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर ना 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या होता है, एक डिवाइस होता है, जैसे ऐसे बनाते हैं इसको, सिंबल ऐसा होता है इसका, ठीक है ना, ऐसे सिंबल, या फिर इसका एक और सिंबल होता है ऐसा, एरो लगाना। देखो ये है रेजिस्टेंस, अब ना हम इसको शिफ्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, देखो अब आप इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आए, यहाँ तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, आपने शिफ्ट करके यहाँ ले आए तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। मतलब रियोस्टेट ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं शिफ्ट कर करके। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला देखो एक लाइन है यार, रियोस्टेट है, यहाँ लिखा है 2 ओम, ठीक है, यहाँ लिखा है 3 ओम, और यहाँ लिखा है 5 ओम, और मैं एक एरो लेके यहाँ लगा दूँ, मतलब 2 ओम है, अगली बार एरो को यहाँ लगा दूँ, 3 ओम है, यहाँ लगा दूँ तो 5 ओम है। तो रियोस्टेट क्या होता है, चेंजेस द करंट इन सर्किट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये करंट को चेंज कर सकता है, किसी भी सर्किट में करंट को चेंज कर सकता है बिना बैटरी को हटाए, बिना बैटरी को चेंज किए, बिना पोटेंशियल को चेंज किए। बैटरी क्या करता है, बैटरी पोटेंशियल पैदा करता है ना, बैटरी, बात समझ पा रहे हो, तो बैटरी पोटेंशियल को पैदा करता है, वोल्टेज पैदा करता है, बिना वोल्टेज को चेंज किए करंट चेंज कर सकता है। क्यों, क्योंकि हम रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा V इजिकल टू आई आर, जब हम करंट को चेंज करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है ना। तो ये करंट को चेंज करता है जब हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, और वोल्टेज को हमें चेंज करना नहीं पड़ता, बैटरी को हटाना नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं हम रियोस्टेट। तो ये क्या है, चेंजेस द करंट इन सर्किट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे होता है ये, ऐसे ऐसे हम इसको एरो को यहाँ ले आते हैं तो रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू आती है, रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो करंट भी चेंज हो गया, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों ध्यान दो, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। देखो कह रहा है अगर सीरीज में हम लगाए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में हमने बल्ब लगाया, सीरीज में हीटर लगाया, ठीक है, सीरीज में हमने फैन लगा दिया, ठीक है, तो बताओ ये काम क्यों नहीं करेगा, या फ़ायदा क्या नहीं है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ध्यान रखना। पहली बात देखो, अगर मान लो बल्ब हमारा ख़राब हो गया, अगर बल्ब हमारा ख़राब हो गया तो सर्किट टूट गया, अब आगे करंट जाएगा ही नहीं। यानी अगर एक चीज़ ख़राब हो गया ना घर में तो आगे काम होगा ही नहीं। सीरीज़ का यही तो है कि एक लाइन में तो एक खराब हो गया दूसरा भी काम नहीं करेगा। तो देखो अगर एक खराब तो आगे करंट नहीं जाएगा, तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ तो आगे करंट नहीं जाएगा, पहला डिसएडवांटेज। इंग्लिश में लिख लेना, इफ वन थिंग्स डिस्ट्रॉयड और बर्न द करंट विल नॉट फ्लो फर्दर, आगे करंट नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बल्ब हीटर सीरीज में नहीं लगा सकते। देखो आपने यहाँ बल्ब लगा दिया या हीटर लगा दिया, आपको पता है कि करंट दोनों में सेम होता है। क्यों करंट होगा सेम, क्योंकि ये सीरीज है। तो सोचो बल्ब तो 20 से जल जाएगा लेकिन हीटर 20 पर काम नहीं करेगा, तो इसको ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा करंट मिल नहीं सकता। क्यों भाई, क्योंकि बल्ब है पीछे, बल्ब में अगर 2 एम्पियर आया है तो आगे भी 2 ही जाएगा, तो ये भी घाटा है कि बल्ब हीटर सीरीज में एक साथ नहीं लगा सकते, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इसको अलग करंट चाहिए, इसको अलग करंट चाहिए, पर सीरीज में एक जैसा ही करंट होता है। तो हम क्या करते हैं, तो पैरेलल यूज़ करते हैं। पैरेलल क्यों, पैरेलल में क्या फ़ायदा है, एक लाइन ऊपर है दूसरी लाइन नीचे है, ठीक है, अगर ये खराब हो गया तब भी ये चलता रहेगा। दूसरा, अगर इसको करंट ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले ले भाई, इसको कम करंट चाहिए तो कम ले ले भाई, तो अपने हिसाब से काम होगा, इसलिए हम पैरेलल यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर के एंडिंग पे पहुंचने वाले हैं। देखो हीट का फॉर्मूला, देखो चीज़ें हीट होती है, आपको पता है जब करंट पास होता है तो चीज़ें हीट होती है। तो हीट किस पे डिपेंड करता है, करंट के स्क्वायर पे, आर पे और टाइम पर, ठीक है ना। तो हीट एच क्या होता है, हीट आई क्या होता है, करंट आर होता है, रेजिस्टेंस टी होता है, टाइम। ये फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी करंट जाती चीज़ें हीट होती है, आपको पता है ये फॉर्मूला है। और इसको फॉर्मूले को ड्राइव किसने किया था, तो इस फॉर्मूले के बारे में किसने बताया, जूल्स ने। तो इसको बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, लॉ ऑफ हीटिंग किसने दिया, जूल्स ने। टॉपिक का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये कहता है, देखो स्टेटमेंट क्या है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसको स्टेटमेंट में लिख देना और कंबाइन कर दोगे, कंबाइन
तो कंबाइन करने पे आंसर क्या आएगा, हीट इज आई स्क्वायर आर टी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता कर लेना, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना है ऐसे वर्ड्स में, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस प्रकार से आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कर लिया। हम न्यूमेरिकल करने वाले, लास्ट में बने रहो, ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर, इन सब में हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। करंट जाके उसको हीट करता है, कपड़े प्रेस करते हैं, खाना बनता है, सब कुछ, ठीक है। ओवन यानी क्या, समझ जाओ, खाना बनाने वाली जो मशीन होती है। अब देखो फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब कब जलता है, देखो एक बल्ब होता है जब इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट वो टंगस्टन का होता है, ध्यान रखना, टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन, ठीक है, सर्च मार लेना इंटरनेट पे। जब ये जलता है ना, देखो करंट इसमें गया, फिर ये है ना बहुत हीट होता है, हीट, और ये हीट होता है फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये फिलामेंट हीट होता है तब हमारे बल्ब जलता है। तो बल्ब कब जलता है, जब हीट होता है। तो ये भी तो हीटिंग इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है कि करंट ने हीट किया तो जला। तो यही हो गया एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, कि हीट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, हीटर में, टोस्टर में और बल्ब के अंदर। दूसरा क्या, फ्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस, हाई करंट पर मेल्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या, देखो मान लो मैंने कहा कि ये यहाँ पर मैंने लगाया फ्यूज, क्या लगाया मैंने, फ्यूज, आगे मेरा कुछ लगा हुआ है हीटर, ठीक है, आगे मेरा बल्ब लगा हुआ है, इसके आगे यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, ठीक है, इसके आगे कुछ लगा हुआ है, मान लो कुछ भी लगा हुआ, आयरन लगा हुआ है। अब यहाँ पर लगा दिया मैंने फ्यूज़, क्या लगा दिया, फ्यूज़। अगर इसमें ज़्यादा करंट जाएगा, मान लो घर में एकदम से ज़्यादा करंट चली गई, जैसे ज़्यादा करंट जाएगा ना, ये हो जाएगा हीट। फ्यूज़ अगर हीट हो गया तो तुरंत पिघल जाएगा, क्या जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलेगा तो यहाँ पे खाली हो गया, पिघल के गिर जाएगा, गिर जाएगा तो सर्किट टूट गया, आगे करंट नहीं जाएगा, तो बच गया पूरा घर। तो क्या है, देखो फ्यूज़ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। हाई करंट पर मेल्ट हो जाता है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। अगर फ्यूज़ पिघल गया तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, घर हमारा बच गया। तो फ्यूज़ क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो जल्दी मेल्ट होता है, ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो जल्दी मेल्ट होता है, जिससे अगर ज़्यादा करंट चला गया घर में तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा घर बच जाएगा। तो फ्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एकदम लास्ट टॉपिक पर है, अगला है इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या बनाया गया है, पावर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं। तो बताओ एनर्जी होता है जूल, क्या होता है, जूल, तो जूल, और टाइम क्या होता है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड क्या होता है हमारा, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड, ध्यान रखना, पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को आप प्यार से वॉट भी बोलते हो, क्या बोलते हैं, वॉट, यानी पावर को आप वॉट भी बोल सकते हो। पावर को आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, इसी को हम वॉट भी बोलते हैं। अब ध्यान रखना कि पावर के अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, दूसरा क्या है वी स्क्वायर आर, और तीसरा क्या है वोल्टेज इंटू करंट। इन तीनों को याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जो मैं आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे बहुत सारे। अब लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे अंदर क्या, छोटी सी बात ध्यान रखना कि पावर का अगर फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट होता है, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो वोल्टेज का होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्टेज का, वोल्टेज का होता है वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर। तो हम इससे क्या समझ गए कि ये भी एक यूनिट हो सकता है। वोल्टेज, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, पावर का यूनिट हो गया वोल्ट इंटू वोल्ट एम्पियर, ये भी एक यूनिट हो सकता है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हमने बोला पावर के फॉर्मूले से आप यूनिट निकाल सकते हो। तो पावर के हमारे पास 3 यूनिट निकला, पहला जूल पर सेकंड, इसी को वॉट बोला, और एक और हमें मिल गया इसकी जगह पर वोल्ट इंटू एम्पियर, जो इस वाले फॉर्मूले से निकलता है। तो पावर के 3 यूनिट के 3 यूनिट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ी जल्दीबाजी तो कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ मैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब जो हम बिजनेस के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, सुनो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको किलोवाट पर आवर बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि एनर्जी, देखो आपने अभी पीछे पढ़ा था, पावर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ से, पावर इंटू टाइम हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमने लिखा पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी। अगर पावर लिया मैंने 1 किलोवाट, कितना लिया 1 किलोवाट, और टाइम लिया मैंने घंटे में, जो हम रियल में घंटे में ही नापते, सेकंड में मिनट में नहीं नापते। कमर्शियली मतलब बिजनेस में ना घंटे के हिसाब से काम होता है, ये नहीं कि भाई तुम सेकंड की बात कर रहे हो। तो हमने पावर को लिया 1 किलो और टाइम को लिया 1 घंटा। तो किलो का मतलब क्या होता है, के का मतलब 1000,
और W का मतलब होता है वॉट, तो वॉट की जगह वॉट है। अच्छा, घंटे को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड करोगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, देखो 3600 इंटू 10 की पावर 6 ही आया ना, कितना आया 10 की पावर कितना आएगा, इधर हो गया 1 किलोवाट। देखो मैं कैलकुलेशन देखता हूँ फटाफट है। हाँ, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, देखो तो यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 2 जीरो, तो हमने पॉइंट लगा के ना इसको 6 कर दिया, 10 की पावर 6। ध्यान रखना, पॉइंट लगाया तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। देखो वैसे तो 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 होनी चाहिए, पर हमने पॉइंट लगाया तो 6 हो गया। तो ध्यान रखना, 1 किलोवाट आवर को सॉल्व करते हैं ना, 1 किलोवाट आवर को सॉल्व करते हैं तो आता है इतना जूल। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि भाई 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, और एक और छोटी सी बात, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट। ये चीज़ ध्यान हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर हम देखो लेंथी हो गया पर क्या करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 20 किलो वाट पर आवर कितने जूल होते हैं, 20 किलो वाट पर आवर। तो आपको क्या करना है, 1 किलो वाट का पता है इतना होता है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 20 किलो वाट पर आवर में कितना जूल होता है, तो हमने बोला 1 किलो वाट में इतना जूल होता है, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर इतनी देर से बने हुए हो तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, लिखा है मोटर टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम 220 वोल्ट। कह रहा है कि मोटर है, मोटर वो 5 एम्पेयर करंट खाता है और कितने वोल्टेज लेता है, 220 वोल्टेज पे। ठीक है ना, तो कह रहा है फाइंड पावर। तो पावर क्या होता है, देखो वोल्टेज और करंट दे रखा है, तो वोल्टेज इंटू करंट, पावर आ गया। अच्छा, ये पावर आ गया। अगली बार कह रहा है कि एनर्जी फाइंड करो 2 घंटे में, कितना एनर्जी खाया होगा 2 घंटे में। तो आपको मैंने बोला था, देखो पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो जब पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी आएगा, तो पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी। पावर आपने अभी निकाला, ये रहा, और टाइम कितना है 2 घंटे, तो 2 घंटे को आपने कन्वर्ट कर लिया मिनट में, फिर सेकंड में, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो लिखा है 2 वायर्स फ्रॉम सेम मटेरियल। 2 वायर है सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब होता है रजिस्टिविटी सेम होगा, रो सेम होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं तो आर होता है रो एल बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसमें रो होता है रजिस्टिविटी, ये सेम हो गया, सेम मटेरियल सेम। बोला आयरन तो आयरन के लिए सेम होगा, किसी के लिए भी सेम होता है। ठीक है, तो लिखा है कि 2 वायर से जिसका रेजिस्टेंस है आर एंड 2R, तो वायर 1 लिख लो यहाँ पर, चलो यहाँ वायर 1 या फिर केस 1 केस 2 लिख लो। ठीक है ना, 2 केस है, 2 वायर है, केस 1 लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिख लो केस 2। ठीक है, अब कह रहा है केस 1 में कह रहा है रेजिस्टेंस है R, इसका रेजिस्टेंस है 2R और कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में लगाया, इन दोनों को सीरीज में लगाया है, सीरीज में लगाया है। ठीक है भाई, सीरीज में लगाया है। सीरीज में लगाने का मतलब क्या होता है, करंट सेम होता है। चलो ये तो मुझे पता है, मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का रेशियो निकालना है भाई, पावर का रेशियो निकालना है। तो देखो पावर के 3 फॉर्मूले बताए थे, तो मैं रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। इसका पावर मान लो P1 है, तो इसका पावर P2 होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो मुझे निकालना है P1 बाई P2 निकालना है। तो P1 क्या होगा बताओ, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ये तो होता है। P2 क्या होगा, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस है 2R, तो यहाँ 2R लिखेंगे। अब P1 के ऊपर P1 लिखो I स्क्वायर R, P2 के नीचे P2 लिखो I स्क्वायर बाई 2R, R से R गया, R स्क्वायर से R गया, 1/2, आंसर आ गया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, केस बनाओ और आंसर करो, जो बोला है कर दो। पावर का फॉर्मूला यही तो होता है, I स्क्वायर इंटू R। मैंने ये वाला क्यों चुना, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस दिया है और मुझे पता है करंट तो सीरीज में सेम होता है, कट जाएगा, करंट सेम था, कट गया। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देखो 2 वायर्स है, ध्यान से 2 वायर्स है, सॉल्यूशन करते हैं। 2 वायर्स एरिया A एंड 2 है, ठीक है ना, 2 वायर्स ऑफ एरिया A एंड 2 है। तो मतलब 2 वायर है, तो केस 1 यहाँ लिख दो, केस 2 यहाँ लिख दो। एरिया है A, इसका एरिया है 2 है। अब कह रहा है इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है 3L। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए। तो इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2 है, और इसका रेशियो बोला है, तो पहले R1 की वैल्यू लिख लो। R1 की वैल्यू क्या होगा, रो एल बाई ए, एल बाई ए मतलब L तो L है, A एरिया A है इसका लिखो। रो L कितना है L, तो L है इसका 3L और एरिया कितना है इसका 2A है, क्वेश्चन में दिया होता है। दोनों का रेशियो ले लो, R1 बाई R2, जो कटेगा कट जाएगा। ठीक है ना, रो L बाई A नीचे आ गया, रो 3L बाई 2A, ये सब कुछ कट जाएगा, जो कटेगा कटेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना वायर हैविंग सेम एरिया, ठीक है ना, और सेम मटेरियल भी होगा, सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम नहीं होता
तो ये अलग होता, रो अलग होता, ये भी रो अलग होता, क्योंकि एक एल्यूमिनियम है तो एक लोहा है, ठीक है। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। मैं थोड़ा फास्ट ऊपर तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो, 2 वायर्स हैविंग एरियाज A एंड 2A, लेंथ L 3L, तो एरिया A है, लेंथ L है, 2A है, 3L है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, तो रो L बाई A, रो 3L बाई 2A, दोनों का रेशियो लेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना, मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा इस चैप्टर पे। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे होगा पसंद, सब्सक्राइब कर देना भाई। वायर्स ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R, एक वायर है, रेजिस्टेंस लेंथ इसका L है, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका R है। कह रहा है स्ट्रेच टू इट्स डबल, इसको हमने खींचा, डबल कर दिया। तो केस 1 देखो, केस 1, केस 2। पहले केस में क्या है, पहले केस में है कि भाई इसको ना हमने बोला कि ये वायर है, रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, ठीक है। तो वायर का कुछ ना कुछ एरिया भी होता है, ठीक है ना, एरिया आपको मानना पड़ेगा, एरिया A है। अब तुमने इसको खींच के दुगना कर दिया, दुगना कर दिया, दुगना लेंथ को कर दिया 2L, लेंथ को कर दिया 2L, और इस टाइम रेजिस्टेंस हमने माना है कुछ R, तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस चेंज होगा, नया रेजिस्टेंस आएगा, कुछ नया रेजिस्टेंस, और एरिया इसका आधा हो जाएगा। देखो, चीज़ों को अगर दुगना खींच दोगे तो एरिया आधा हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना, एरिया आधा हो जाएगा, तो एरिया आधा हो गया, ठीक है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसका एरिया A माना, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, इसका एरिया आधा हो जाएगा, और लेंथ दुगना होता है तो एरिया आधा होता है, लेंथ दुगना हुआ, एरिया आधा हुआ। अब सुनो, कह रहा है कि हाउ रेजिस्टेंस चेंज, कैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो देखो, पहले रेजिस्टेंस कितना था, पहले रेजिस्टेंस था ऐसा, पहले रेजिस्टेंस था रो L बाई A। अगर बात करें रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई A। अब क्या होगा, नया रेजिस्टेंस देखो, नया रेजिस्टेंस ये हो गया, रो की जगह तो रो रहेगा, मटेरियल सेम है, अरे ये भी आयरन तो ये भी आयरन है ना, सेम ही है। अगर ये कुत्ता तो ये कुत्ता, सेम है। एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया, सॉरी लेंथ कितना, लेंथ हो गया 2L, और एरिया हो गया है A बाई 2, तो ये हो गया नया रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर पता कितना आएगा, रो L बाई A और इंटू में 4, तो 4 गुना हो गया है चेंज, ऐसे निकाल सकते हो नया रेजिस्टेंस। बड़ा आसान क्वेश्चन। अगला कह रहा है हाउ रेजिस्टिविटी विल चेंज। अरे यार नहीं आया क्या समझ में, बोला 2 वायर है, लेंथ L है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R, ठीक है। उसको हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच टू इट्स लेंथ डबल, क्या लिखा है, स्ट्रेच्ड टू लेंथ डबल, खींच के लेंथ को दुगना कर दिया, लेंथ को दुगना करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा। पूछा नया रेजिस्टेंस क्या होगा, बता दिया मैंने कितना होगा। अब कह रहा है रेजिस्टिविटी चेंज, तो नो चेंज, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि मटेरियल सेम है, लोहा का सेम रहेगा, कुत्ता का सेम रहेगा, बिल्ली का सेम। तो यहाँ पर लोहा लोहा है, यहाँ भी लोहा तो यहाँ भी लोहा, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, ना काटने से ना खींचने से, मैंने पहले बताया था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर पसंद आया तो बोलना, मैं 10th के लिए और वीडियोस बनाऊंगा। अदरवाइज टाटा बाय, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।